है, ओके। मैम स्कूल का काम पूरा शेड्यूल बिगाड़ देता है। कोई बात नहीं, कोई अगर मान लो तुम्हारा एक दिन में जितना सोचा वो 100% नहीं हो रहा आयरन, बट आप 70 to 80% कर पा रहे हो तो इट्स ओके। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल ही अपना वो टास्क ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे दिक्कत है। ठीक है, तुषार आ गया, संदीप आ गया, सुमित आ गया, ठीक है, कृष्णा आ गया, कृष्णा, सिमरन, ऋषि। यस मैम। ओके ठीक है बच्चों, तो हम लोग कल वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे बताओ भाई। पढ़ा था जाके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजें ध्यान से सुनने वाली थी जो मैंने कल कराया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में मैं बता रही थी, है जी, है ना, थी ना चीजें ध्यान रखने वाली। तो बेसिकली हमने सबसे पहले डिस्कस किया था M+2 से M में जाने वाली, मतलब जब मेटल M+2 में है, कौन वो M में जाना चाहेगा, मतलब मेटल में कन्वर्ट होना चाहेगा, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, या हाँ, या फिर उसके केस में बोलो रिडक्शन पोटेंशियल के केस में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव की साइड होगा, मतलब वो जाना चाहेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था, जो मैंने एनसीईआरटी की आप लोगों को टेबल दिखाई थी, मैं एक बार फिर भी दिखा देती हूँ दोबारा, एक मिनट, ये रही, इधर देखो, ये वाली एनसीईआरटी की टेबल इधर देखो। यहाँ पे हमारा क्या था, कॉपर ही एक ऐसा लोता एलिमेंट था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव था, है ना, यानी कि कॉपर +2 कॉपर में बनना चाहेगा, यानी कि उसका उल्टा वाला केस सही नहीं होगा, कॉपर कॉपर +2 में नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि जो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है वो कंपनसेट नहीं कर पा रही है बोथ द आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, और जो बाकी सारे थे वो नेगेटिव में थे, वो नेगेटिव क्या दिखा रहे हैं कि मतलब वो +2 से 0 में नहीं जाना चाहेंगे, उल्टा जाना चाहेंगे, मतलब 0 से प्लस, राइट। और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा किसकी वैल्यू नेगेटिव थी, एक तो मैग्नीज भैया जी की नेगेटिव थी और एक जिंक जी की नेगेटिव थी, यानी कि मैग्नीज +2 में जाना चाहता है और जिंक +2 में जाना चाहता था। रीजन कैसे दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mn+2 D5 था, जिंक +2 D10 था, इस वजह से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नेगेटिव थी। उसके अलावा उन्होंने निकल का भी बोल रखा था कि निकल भी क्या जाना चाहेगा, +2 में जाना चाहेगा, क्योंकि जब निकल +2 बनेगा तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी किसकी होगी, वही अगेन, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो +3 से +2 में जाना चाहेगा, अगर जिसका ज्यादा नेगेटिव में है तो मतलब वो जाना नहीं चाहेगा। तो इसमें से हमने क्या देखा था कि जो टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम जो +2 थे मेरा बेटा, जो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम +2 में थे, वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, याद करो। और वो क्या करेंगे, H2 गैस रिलीज करेंगे, याद करिए वो बात। और अगर मैं बात करूं सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है अपनी मेरे बेटा, कोबाल्ट की है, कोबाल्ट +3 की होगी और मैग्नीज +3 की होगी, यानी कि मैग्नीज +3 और कोबाल्ट 3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। लेकिन अगर मेरे को इसमें से भी बताना हो कौन होगा तो कोबाल्ट +3 होगा। डिस्कस कर लिया था। क्या कोई ऐसी चीज रह गई इस टेबल में जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैंने शायद सब डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, याद करो वेनेडियम की ज्यादा थी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी कर ली, मेटेलिक रेडियस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डेंसिटी, मतलब जितनी भी एनसीईआरटी के टेबल में चीजें दे रखी थी सभी मैंने वो डिस्कस कर ली है। अब आप लोगों ने कैसे नोट्स बनाए हैं, इस तरीके से आई होप बनाए हो कि अगर आप वो 1 महीने बाद भी उठा के देखेंगे तो आपको वो समझ आए कि आप लोगों ने क्या लिखा था क्लास के टाइम, बस ये मैटर करता है। वरना रिकॉर्डिंग देखोगे बार बार और देखोगे मैम ने क्या बताया था, तो ये मेक श्योर करना, बेशक आप अपने उसमें नोटबुक में लिख रहे हो या फिर आप अपनी एनसीईआरटी में लिख रहे हो, जैसे भी तुम्हारा मन करे वैसे लिख लो, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी आप लोग अलग से बनाओ। अगर आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट चीजें लिख रहे हैं तो इट्स ओके, बट मेक श्योर एक पॉइंट भी आप मिस नहीं करोगे। आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी बेटा,
में मैंने शॉर्ट नोट्स की जगह चलेगा। बस ये ध्यान रखना आर्यन कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे होने चाहिए तुम्हारे पास, बस अगर वो है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, आज अपना ना सारे बच्चे कान दिमाग सब खोल के, कान आके सब खोल के बैठेंगे, क्योंकि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और मैं बोलूंगी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन पूरी केमिस्ट्री 11th और 12th की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे हर साल सवाल बन रहा है। लिखो, हर ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जब तुम जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाओगे ना, जो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर दूंगी बना के, तो उसमें वो प्रिडिक्टेबल टॉपिक में ये वाला टॉपिक भी होगा। हर ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता है, आगे भी आएगा और आगे तक आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आज हम फॉर्मेशन ऑफ कलर डाइंस, शायद मेरे से एक बच्चे ने पूछा भी था, तो यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कलर क्यों आता है। मेन इसका जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वी विल डिस्कस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट यस अपने को थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज अगेन इंपॉर्टेंट है। एलॉय फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, हालांकि इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्विंग। और लास्ट में 4 नंबर का आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगी, और उसमें जो चैप्टर मैंने लिया है वो लिया है पीरियोडिक टेबल। मैंने इंटेंशनली ग्रेड 11 के चैप्टर लिए हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, अब क्या पढ़ना है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। देखो आप लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ नहीं रखी, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है ना, जिसमें आप बेसिकली क्या बताते थे, स्पीसीज का बिहेवियर बताते थे कि वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, यही हम डिस्कस करते थे। हम बोलते थे कि पैरामैग्नेटिक वो स्पीसीज होती है, पैरामैग्नेटिक वो स्पीसीज होती है जिसमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हम यही बोलते थे? यस मैम। और डायामैग्नेटिक में हम क्या बोलते थे? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल दूं 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सब में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। और आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा 15 क्वेश्चंस का, मेरे को आराम से मंडे को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक बार देख लेते हैं, ये तो हमें मालूम है ये दोनों बातें, एक बार थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा हुआ जो हमें मान लो पेपर में पूछा जाए। तो देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी कहती है अगर आप सब्सटेंस ले रहे हो, जो अभी मैं आपको आयंस दिखाऊंगी, तो वो कह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो 2 टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं, डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो आपने फील्ड अप्लाई की है तो वो क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी बोलती है। ये आप शायद पता नहीं फिजिक्स में भी पढ़ते हो या आप पहले भी कहीं सुना होगा आप लोगों ने। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट करेंगे, डायामैग्नेटिक क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली, मतलब ऐसे सब्सटेंस, मतलब जिसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज्यादा होगा, और वो किस वजह से होगा बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, उसको फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, समझ गए। मतलब देखो अगर अट्रैक्ट कर रहा है पैरामैग्नेटिक तो वो होगा, अगर ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको फेरोमैग्नेटिक नाम दे दिया गया है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म कुछ नहीं है, इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, बस यही बोल रखा है इसमें। तो वो कह रहे हैं, एक लाइन बोलता है एनसीईआरटी कि मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, सारे नहीं, मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। इजी टू अंडरस्टैंड है। लास्ट वाली लाइन, मतलब वो कह रहे हैं कि जितने अभी मैं बताऊंगी, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं आयंस, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अब कैसे निकालने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे बताना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे हैं गर्व, अभी तो लाइन लगा दूंगी मैं तुम लोगों के आगे, ठीक है। अच्छा
आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज तक जेई में नहीं पूछे गए हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी ने बिल्कुल छुपा के लिखे हुए हैं। आजकल ये मतलब आज तक ये पिछले 10 सालों के अगर तुम प्रीवियस ईयर उठाओगे, आज तक जेई मेंस में ये नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम में आएंगे। और तुम्हारे वाले टाइम में आ गए तो तुम कहोगे मैम ये तो कभी पूछे ही नहीं गए थे। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो कभी पूछा ही नहीं गया। देखते हैं। देखो, वो कह रहे हैं कि पैरामैग्नेटिज्म जो अराइज होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ मैम, वो हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग ए मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट किस वजह से अराइज होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट से। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑर्बिट के अराउंड भी घूम रहा और अपनी एक्सिस के अराउंड भी। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर वो ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है, उसका नाम दे दिया, उसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। और स्पिन के अराउंड घूम रहा है तो, ठीक है, तो मतलब अपनी एक्सिस के अराउंड मतलब घूम रहा है तो उससे क्या जनरेट होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। बोलो क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा। तो मैम दो तरह के एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी कि जो हमारा बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आएगा वो किन दो की वजह से निकल के आना चाहिए? एक तो वो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, तो उसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है मैम। फिर उसके बाद एनसीईआरटी बोलता है कि अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, फर्स्ट सीरीज की, वैसे ये आप लोग मास्टर्स और ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, ये वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ जितना आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ से सवाल आया है। और जब सवाल नहीं पूछा जाता बहुत सालों में और वो नया सवाल डालता है तो वो इजी रहता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो 3D सीरीज में अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन मेटल की, तो वो कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्वेंच्ड। व्हाट डज दिस मीन? क्वेंच का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट हो जाना। क्या होता है? एलिमिनेट हो जाना। मैम इस मतलब लाइन का ही मतलब, इसका मतलब क्या है? देखो, डी ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? डिफ्यूज होती हैं एनवायरनमेंट में, है ना। अब एनवायरनमेंट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ोगे, लिगेंड्स। अगर किसी ने स्कूल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा तो लिगेंड का जिक्र किया होगा तुम्हारी मैडम ने, ठीक है। तो लिगेंड बेसिकली क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं मेटल के डी ऑर्बिटल को। तो डी ऑर्बिटल क्या है? क्योंकि इन्वायरमेंट में ज्यादा एक्सपेंड है, तो बाहर में जो भी इन्वायरमेंट में चीजें हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लिगेंड्स हो गए, और भी चीजें हैं जो उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या कर देती हैं? खत्म कर देती हैं, मतलब उसको वो क्वेंच कर देती हैं। यानी कि जो सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो किस वजह से आएगा मेरा बेटा? बोलो। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से आएगा, जिसको हम निकालेंगे स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। मैग्नेटिक मूवमेंट दो तरीके से आपको, मतलब दो चीजों की वजह से मिलना चाहिए, एक तो स्पिन और एक ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिटल में क्या होता है? क्योंकि डी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ मतलब एनवायरनमेंट की तरफ ज्यादा एक्सपोज करते हैं, एक्सपेंड होते हैं। तो जो बाहर की चीजें हैं एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट कर रही हैं उसको, वो उसको खत्म कर देती है कहीं ना कहीं। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आप नहीं निकाल पाओगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से आएगा। यानी कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयंस के हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे वो किसकी वजह से निकालेंगे? जल्दी बोलो। स्पिन। मैं फिर बोल रही हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है समझाया है उतना ही आपके, हालांकि ये इतनी चीज नहीं है जितनी मैंने बताई है, बहुत सारी है, वास्ट है ये टॉपिक, लेकिन मैं वास्ट पे जा नहीं सकती, वो बियॉन्ड योर स्कोप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसको आप म्यू से दिखाओगे और उसका जो फॉर्मूला होगा वो n × n+2 होगा और यूनिट होगी बोहर मैग्नेटोन। ये तुमने शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कभी पढ़ा होगा। n क्या है? n क्या है? नंबर
बर्फ हाँ गौरव बोलो बेटा। मैम स्पिन मोमेंटम है ना ये? हाँ स्पिन ओनली फॉर्मूला है, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, अब ट्रिक समझ लो, कुछ समझना है समझ लो। देखो अगर मान लो तुम्हें ये पता चल गया कि कौन से वाले मेटल लाइन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मान लो किसी में, अभी मैं दिखाऊंगी कौन से मेटल है, अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके सामने आप याद रखो 1.8 बोहर मैग्नेटॉन, उसका क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। 2 अनपेयर्ड होंगे तो कितना आएगा, 2.8 के आसपास आएगा। 3 अनपेयर्ड होंगे तो कितना आएगा, 3.8 आएगा। आपको ये फॉर्मूले में भी पुट करने की जरूरत नहीं है। 4 आएगा तो 4.8, 5 आएगा तो 5.8, ठीक है। 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 6, वाई नॉट 6, क्योंकि 6 में जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, अभी एक मिनट रुक जाओ, अगर पहले एक बार मेरे को ये बता देते, यहाँ पे क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है, देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो कितने बच्चे, 4, तो वापिस से चालू हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है, ठीक है। मैम जो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे वो सिर्फ डी वाले ही देखेंगे? हाँ क्योंकि 4s वाले में तो 2 होंगे ना मैम, जैसे वो कॉपर का एक्सेप्शन होता है ना मैम, उसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको अपन बात करें, कॉपर ग्राउंड स्टेट में होता है ना 4s1 3d10, अपन देख रहे हैं आयंस के केस में। कॉपर +1 में देखो तो D10 होगा, है ना, कॉपर +2 में देखोगे तो D9 होगा, ऐसे, ठीक है। हम देखेंगे ट्रांजिशन मेटल आयंस के केस में, ठीक है। अब उसका भी रीजन है कि मैं आयंस ही क्यों बोल रही हूँ, पहले आप ये लिख लो फिर मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि मैं आयंस क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम Bm क्या है मैम? कहाँ पे, बोहर मैग्नेटॉन। सिमरन ने पूछा है क्या, सिमरन आ गई क्या? ये क्या पूछा है तुमने प्रिंस, M+L कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है, क्या पूछ रहे हो तुम? मैम ये मैग्नेटिक मूवमेंट है ना? हाँ ये दिस इज योर मैग्नेटिक मूवमेंट, लिखना है तो लिख लो। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना वही होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होता है, केमिस्ट्री में आप सीधा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, लिखना है तो लिख लो। अरे रुक तो जाओ, मैं कह रही हूँ, मैं अभी बता रही हूँ मैं क्या बोलूँ, ट्रांजिशन मेटल आयंस बोले जा रहा है मैम, कैसे कैसे, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया फॉर्मूला क्या है, एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाओगे तो क्या कैसे आप बता पाओगे उसका म्यू, आपको इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो, फायदे में रहोगे। अगर किसी को मैग्नेटिक मूवमेंट का डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, टेंडेंसी ऑफ अ मैग्नेट टू अलाइन itself with an external magnetic field। पूछा नहीं जाएगा आपसे क्योंकि ये फिजिक्स में आप लोगों से पूछा जाता है, फिर भी लिखना है तो लिख लो, टेंडेंसी ऑफ अ मैग्नेट टू अलाइन इटसेल्फ विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए इतना लिख लिया, देखिए भाई टेबल दिख रही है सबको, ठीक है। तो पहला प्रिंस का क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर दूंगी कि मैम डी वाले ही इलेक्ट्रॉन करेंगे पार्टिसिपेट, तो यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे आयंस की बात करेंगे, और आयंस जब बनेंगे तो सबसे पहले एस में से इलेक्ट्रॉन वहां पे आपके निकलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्कैंडियम +3 की, तो आप लोगों को पता है स्कैंडियम +3 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D0 होती है, क्या होती है, D0 होती है, तो मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका? 0। 0। इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व का मतलब क्या? कैलकुलेटेड मतलब जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, और जो एक्सपेरिमेंटल देखने को मिला दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तुम्हारे हाथ में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को याद करना बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में है कैलकुलेटेड वैल्यूज का पता होना। क्लियर है? क्योंकि तुम्हें क्या पता एक्सपेरिमेंटल क्या है, तुम लर्न थोड़ी ना करने बैठोगे। ठीक है, टाइटेनियम 3+ में देखो कितनी होती है कॉन्फ़िगरेशन? 3d1, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1.73। ये यहाँ पे इसका एग्जैक्ट लिख रहा है, इधर आओ इधर आओ, ये यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा है। मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं लिखवाई, मैंने आपको इसलिए ये वाली वैल्यूज लिखवाई हैं सो दैट आप लोग एक सीक्वेंस बना सको याद करने का। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखो, टाइटेनियम +2 में 3d2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2.8 के आसपास आ रहा है। वेनेडियम +2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3.8 के पास आ रहा है। क्रोमियम +2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4.9 के आसपास आ रहा है। मतलब 4.8, 4.95 भी हो सकता है, दे सकता है पेपर में। Mn+2 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये आ रहा है। फिर वापस से वही चालू हो जाएगा, देखो। यानी कि इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब मैम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, आपने टेबल लगाई क्यों है? वो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करवाऊं तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बेटा D5 तक देखूंगी तो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये चीज? अगर मैं D0 से D5 के बीच में बात करूं तो तुम्हें कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यूज के बीच में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं बेटा D6 से यहाँ पे D9 पे जाऊं तो ध्यान से देखो, जो तुम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो वो 4.90 आ रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो इतना वैल्यू देखा गया। अब क्या तुम्हारे हाथ में है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू याद करना? नहीं है। यहाँ पे देखो 3.8 है, लेकिन इतना देखने को मिला गया, इतने के आसपास। 2.8 है इसका, ये इतने के आसपास देखने को मिला। तो मैम अब हमें क्या करना है? तो तुम्हें एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे। कहाँ लिखोगे? तुम्हारे पास तो जगह है, मेरे पास नहीं है। यहाँ पे लिखो कि D1 से लेकर D5 में लिखो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट क्या है? बराबर है। लेकिन अगर मैं D6 से D9 की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज क्या है मेरा बेटा? वो ज्यादा है। एक सेकेंड, यहाँ थ्योरेटिकल लिखो या कैलकुलेटेड। ठीक है, कैलकुलेटेड से क्या है? ज्यादा। देखो इधर, अब ये भी आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब पूछेगा, और हो सकता है तुम्हारे पेपर में पूछ ले, क्योंकि वो नए नए क्वेश्चंस बनाने का ट्राई कर रहे हैं इस चैप्टर से। मैं एक बार आप बता दोगे पॉइंट लिखे क्या है? पॉइंट, अरे यही तो मैंने लिखा है, वही तो लिखना है कि D1 से लेकर D5 तक कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम आएगी, ऑलमोस्ट सेम है। D6 से D9 एक्सपेरिमेंटल वाली कैलकुलेट। देखो अगर मैं तुम्हें आयरन इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊं ना तो ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि जो लास्ट में अगर तुम देखोगे आयरन से कॉपर में, तो ये हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इसलिए ज्यादा देखने को मिली होंगी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है ना। देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला से, गेटिंग माय पॉइंट। जो ऑब्जर्व देखने को मिल रही है मतलब किसी में जो चेंजेस, मतलब वहां कहीं ना कहीं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी रोल आया होगा। दैट इज व्हाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रहे हैं। बट द रीजन विल नेवर आस्क इन योर JEE एग्जामिनेशन because this is something which you will study in masters if you will take chemistry honors, और जो कि तुम लोगे नहीं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, चलिए क्या मैं आगे चलूं? चलो, जैसे एक सवाल है ये वाला, वो कह रहा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन Fe, ये X+ है बेटा। वो कह रहे हैं कि चार्ज क्या होगा आयरन पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट √24 है। अब √24 का मतलब क्या है?
n इंटू n की वैल्यू क्या रही होगी, 4 रही होगी, है ना। और अगर n की वैल्यू 4 रही होगी तो मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, यस और नो। Yes, ma'am. यस अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, D6 में होते हैं, और आयरन के ऊपर फिर क्या रहा होगा चार्ज, +2 का। बना लोगे ना ऐसे टाइप के अगर आते हैं तो सवाल। मैम इसकी वैल्यू 4 कैसे आ गई? क्योंकि आपको बोला है √24, ठीक है, या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर तुम इसका अंडर द रूट निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग में मैंने कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं तुम्हें, 4, देख रहे हो। ठीक है। और जब तुम मैग्नेटिक मूवमेंट वाले फॉर्मूले में भी जब तुम n की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 4 + 2 6 × 4 √24, यानी कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज n क्या है यहाँ पे, गौरव, Number of unpaired. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यस, ठीक है। मनीषा, सिमरन, प्रिंस, ठीक है बेटा। यस मैम। चलो और क्वेश्चन करें, काफी सारे क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन की बारात लगेगी यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के सवाल पूछता है वो। एक ये टाइप का सवाल होता है, इसको मैं अपन कैटेगरी में डालते हैं, इजी वाली कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए, कंसिडर द हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि D6, D7, D8, 9 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन्वॉल्व हुआ होगा, तभी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही होगी D6, D7, D8, D9 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरा बेटा, इधर आओ। हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड आयन का मतलब तुम समझते हो, हाइड्रेटेड मतलब पानी, H2 इंक्लूडेड। यस। एक्चुअली में ना मैं एक तो ना मैं भी मजबूर हो जाती हूँ कई बार कुछ चीजें बताने से, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है नहीं। वैसे कायदे से ना कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ाना चाहिए, बट वो प्लानर में तुम्हारा डी ब्लॉक था तो मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। इधर आओ, एक्चुअल में ना ये ऐसे कॉम्प्लेक्स है बेटा, ऐसे। अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा हो तो वाटर जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तभी टाइटेनियम यहाँ पे देखो आपको +2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मैंने मेरी तरफ से भी ये पढ़ाया नहीं है, इसीलिए। आपसे पूछा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको पता है फॉर्मूला ये होता है, तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्या तुम निकाल सकते हो ये सवाल, मतलब क्वेश्चन को कर सकते हो? यस मैम। स्टार्ट करिए। मनीषा, अंजलि, श्रुति, सुनिधि आई है क्या आज? यस मैम। ठीक है, सुनिधि ठीक हो आप अब? यस मैम, पहले से ठीक हूँ। ठीक है बेटा, पहली आंसर नहीं बताना, हैंड रेस करना होता है भाई। आसान है सवाल, हो जाएगा तुम लोगों से आराम से। 7 स्टूडेंट्स का हो गया है, 9। गर्व, स्मृतिका है क्या, स्मृतिका? यस मैम। ठीक है। आरुष, आदर्श, आदर्श हुआ? वो मैम लीव कर गया था मैम, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है। साजिया, क्या आ रहा आंसर बेटा? मैम बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। अब इसके लिए देखो वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो बन जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d2 होता है ना ये, ठीक है, नहीं 3d3 होता है। स्कैंडियम तेरी विदाई, स्कैंडियम तेरी विदाई 4s2 3d3, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे। टाइटेनियम +2 में 3d2 होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम 3+ में 3d1 होता है, तो यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे स्कैंडियम +3 में 3d
0 होता है, तो यानी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब देख लो आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये बिल्कुल आसान वाला सवाल। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा बता पाऊं मैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। देखो अब उसने कुछ स्टेटमेंट तुमसे जाननी चाहिए, और स्टेटमेंट में उसने जो पूछा है ना, वो अलग अलग टॉपिक से पूछ डाली है स्टेटमेंट। तो तुम एक बार पढ़ो ना स्टेटमेंट्स को, पढ़ो। डोंट राइट इन चैट बॉक्स बेटा। सिर्फ 8 बच्चे ऐसे करोगे क्या तुम? मेरे को अब बताना। तुम ऐसे करोगे अब मेरे साथ? 30 बच्चों में से 10 बच्चे हैंड रेस करके बैठे हैं बस। आरुष आप बताओ। मैम अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें सोल्व ही नहीं करना होता पहली बात तो, बाकी ठीक। मैम ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा निकाल लो। प्रीतिका आप बताओ। आज तुम लोगों ना थोड़ी जल्दी करो, मेरे को लेक्चर कराना आगे। हाँ जी बोलो। संदीप फिर हैंड रेस क्यों कर रखा है? नीचे करो अगर नहीं हुआ है तो। संदीप आप बताओ। अरे बाबा, तो प्रिंस तुम बताओ फटाफट से। मैम ऑप्शन बी। सीओडी बी। बी बोल। मैम बी ऑप्शन बी बोला है, बी। हाँ, बी सेकंड। गौरव मैम की बी। आवाज ना कड़क है, कड़क, वो एकदम कानों में जाती है। प्रिंस ने इतना धीरे बोला, मेरे को समझ ही नहीं आया बी बी बोल रहा है या डी बोल रहा है वो। ठीक है, तो यानी कि तुम ये बोल रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि M+3 से आपको करेक्ट बतानी है। तो M3 से +2 रिडक्शन पोटेंशियल आयरन के लिए ज्यादा होगा क्या? हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो +2 में जाना चाहेगा। तो Mn+2 Mn+3+2 में जाना चाहेगा जल्दी, या आयरन +3 जाना चाहेगा? मैम आयरन +3। एक एक करके पिटाई लाइन में खड़ा कर दूं क्या? हैं? D5 मैम ए ऑप्शन ऑप्शन है होगा। इसकी, और इसका D6 आएगा। तो कौन जाना चाहेगा? गलत है ये। और अगर ये गलत है तो ये दोनों गलत है। सोचो समझो क्या बोले तुम मेरे को भी, समझे? मैम फिर ए ऑप्शन है। मैम ए ऑप्शन होगा फिर। अब तो क्या तुम गलत करके आ गए हो? अब तुम ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ। हायर मैम ऑक्सीडेशन एक बार सारे स्टेट वो ऑफ higher oxidation state of first row d block element get stabilized by oxidized ion। हाँ मैम ये तो ठीक है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ज्यादा मिलती हैं। क्रोमियम +2 कैन लिबरेट। हाँ मैम, टाइटेनियम +2, क्रोमियम +2 और वेनेडियम +2 तीनों ही H2 गैस देते हैं, यानी कि आंसर ही आएगा। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि वेनेडियम +2 में अभी कितना था? स्कैंडियम तेरी विदाई 3d3 था, और 3 अनपेयर्ड यानी कि 3.8 के आसपास आएगा। इसमें कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। तो मतलब उसने शुरुआत कर दी है ऐसा क्वेश्चन देने की, बट ये ऑप्शन एलिमिनेट करके भी तुम कर सकते थे। सो आंसर वुड बी ए। मैं बोल रही हूँ ना, अच्छे सवाल बनते हैं डी ब्लॉक से। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
चलो मैं कुछ और क्वेश्चन करवाती हूँ आप लोगों को, आना एक बार, थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा सा तुम्हें ना बहुत सोच, थोड़ा नहीं ज्यादा ही सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस में। देखो पहले तुम सोचो, क्योंकि फिर मैं बता दूंगी तो तुम वैसे सोच नहीं पाओगे। ये पढ़ना एक बार क्वेश्चन। अगर तुम्हें नोट्स की हेल्प लेनी है, एनसीईआरटी की टेबल की हेल्प लेनी है, तुम ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। और प्लीज थोड़ा एक्टिव रहो। संदीप यू आर नॉट एक्टिव बेटा। हाँ अभी अभी थम्स अप दिखा। अच्छा ये जो तुमने हैंड रेज किए हुए हैं, मतलब तुम लोगों के हो गए क्या ये सवाल? सुमित आप बताओगे? मैम 4। वो छोड़ो, आंसर छोड़ो, इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है? मैम कोबाल्ट। ठीक है मनीषा। मैम Mn मैग्नीज। ठीक है, मतलब एक Mn कह रहे हैं, एक कोबाल्ट कह रहे हैं। ओके, और पीर बख्श? मैम कोबाल्ट। नैतिक? मैम कोबाल्ट। सिमरन? मैम कोबाल्ट। ठीक है, अगर अभी तुम लोगों ने पलट के देखे हैं पन्ने तो इट्स ओके, बट ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब देखो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अपना डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन याद करो मैग्नीज में डिप आ रहा था ना। हाँ ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं स्कैंडियम में देखूं तो कितना है स्कैंडियम, आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है वो क्या है, ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे D7 है यहाँ पे, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड है कॉपर +2 में, है ना, D9 होता है। ये तो वैसे डिप आ रहा है उसमें, और स्कैंडियम में भी एक ही होता है ना, स्कैंडियम +2 में, याद करो। ठीक है ना बात? यस मैम। ठीक, तो यानी कि कोबाल्ट जीत चुका है यहाँ पे। अब उसने कहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बताओ +2 में, यानी कि 3 अनपेयर्ड, तो यानी कि 3.8। तुम्हें नियरेस्ट इंटीजर लिखना है तो आंसर वुड बी 4। So you don't need to write the mu is equal to n into n+2 का अंडर, जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लगा दो जो तुम्हें बोला है। आई होप हो जाएगा, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार जूम कर लो। क्या हुआ मनीषा, सॉरी क्यों बोल रही हो बेटा? मैम क्वेश्चन गलत हो गया था ना इसलिए। अरे फिर क्या हो गया? अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये देखो आर्यन हंस रहा है, कोई बात नहीं बेटा, बस समझ में आ जाना चाहिए गलत के बाद जब मैं सही कराती हूँ, बस फिर ठीक है। पढ़ो इसको। मैम डन। वेरी गुड। तो जितनी जल्दी आप लोगों का यहाँ हो रहा है ना सवाल, सेम उसी टाइम में आपको जेई मेंस में जो आएगा, बेसिकली क्वेश्चन आएगा, उसी के हिसाब से आपको करना है। तो यही केमिस्ट्री में यही इसी टाइप के सवाल आपके टाइम सेव करेंगे, ताकि आप मैथ्स फिजिक्स में टाइम दे पाओ। तो 6 बच्चों ने कर लिया है, बाकी ट्राई करो। हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है आपको, किसमें ज्यादा होगी। आप नोट्स की हेल्प ले सकते हो, यहाँ पे टेस्ट में मत लिया करो, यहाँ ले सकते हो।
वेरी गुड, 11 बच्चे, वेरी गुड, शाबाश, 12 बच्चे, बहुत सही जा रहे हो। ऋषि आप बताइए बेटा, किसकी सेकेंड एनरेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? मैम क्रोमियम। क्रोमियम की होगी, वेरी गुड। क्या सबका क्रोमियम आ रहा था आंसर? मैम। याद करो, मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिए थे, एक Yes, क्रोमियम ma'am. मैग्नीज का लिया था, एक कॉपर जिंक का लिया था, याद करो। बाकी आप निकाल के भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो क्रोमियम की जो सेकेंड एनरेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी, तो यानी कि क्रोमियम भैया जी हैं। और आपको M प्लस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3d5 है ना, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6। यानी कि 5.8, नियरेस्ट इंटीजर यानी कि 6। ठीक। ठीक है, चलिए ये वाला करो। कल करवाया था ना ऐसे, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल था ये अपना इन टेक्स्ट वाला। केमिकल लास्ट स्लाइड दिखाने, हाँ जी बेटा, लास्ट स्लाइड दिखाने। ये ट्राई करो गौरव, गर्व, जैसे नोट्स तुम क्लास में बना लो ताकि वो टाइम तुम्हारा घर पे सेव हो सके। गर्व है क्लास में? जी मैम। ठीक है। मैम हाँ क्रोमियम में तो मैम 24 वो 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो मैम हाँ, इसमें 3d5 कैसे हुआ वो? फिर से बोलो। इसमें जो फिलिंग हुई है वो 3d5 में कैसे हुई? अरे पहली क्लास भूल गया क्या बेटा? 24 था ना अपना, तो 4s2 3d4 होता है ना, मतलब होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होती है ना कॉन्फ़िगरेशन में, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर जाता है 3d में, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस कम होता है, डी वाला हाफ फील्ड भी बन रहा है ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज व्हाई दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम इसमें कॉपर में भी होता है, यस मैम। भूल जाते हो। अच्छा ये हुआ किसी का लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसकी है भाई, बताओ भाई। मैम वैनेडियम। मैम Cr2O72 माइनस। नहीं, ये मैम तो स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। VO2 प्लस है मैम। मैम VO2 प्लस। VO2 प्लस। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन, एक मिनट रुको, वेनेडियम की क्या नाम है उसका, कृतिका, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली आपने? मैम बता दो, आज दिल खुश कर दो मेरा, जल्दी बताओ कैसे किया। राहुल वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। मैम प्लस +5। +5, ठीक है। तो वेनेडियम +5 तो तुमने खाली कर दिया इसको, तो आंसर क्या आएगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। वेनेडियम क्या होता है, स्कैंडियम तेरी विदाई, 3d3 4s2, तो पांचों निकाल दिया ना तुम लोगों ने, तो 0। कृतिका यस बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं यस निकालने मैम। आती, प्लीज सीखना मैम पड़ेगा आती है। तुम्हें। फिर बताया क्यों नहीं? सवाल बताओ, बताया क्यों नहीं, ये लास्ट करो क्वेश्चन। कैसे स्टेट में, मतलब इनका इनके साथ कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ। अरे ये नहीं सोचते गलत होगा ठीक होगा, मैंने कभी जज किया क्या तुम लोगों को, बताओ। और टीचर कभी भी जज नहीं करता है, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों का अगर गलत आंसर आ रहा है तो टेल मी, एटलीस्ट मुझे पता तो चले तुम लोग सोच क्या रहे हो या निकाल किस तरीके से रहो। तो सो बी कॉन्फिडेंट, गलत होगा तो आई विल करेक्ट यू ना।
बाकी बच्चों का वेट कर रही हूँ मैं। गर्व आप क्यों नहीं बता रहे? गौरव, गौरव क्यों भाई? मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जब निकालनी सिखाई थी तुम थे ना इस क्लास में। गर्व जी, हर्षित, यस मैम। हाँ तो बताओ मेरे को क्या रहेगा आंसर। इसमें 2 अनपेयर्ड है, हाँ या ना? यस मैम। यहाँ Yes, पे ma'am. 3, Yes, ma'am. यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे निकल में क्या होता है 4s2 3d8, तो 3 निकालोगे तो दो। क्या होगा 3d7, यानी कि 3 अनपेयर्ड होंगे। इसमें कितने हैं 3, तो यानी कि निकल इन दोनों में है, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब हो जाएगा गर्व गौरव। Yes, ma'am. मैम निकल में कैसे आया? निकल का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्या होता है गर्व? 28 होता है, मतलब आर्गन 18, 4s2 20, और बचे 8 इलेक्ट्रॉन 3d8 में होंगे। अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 कहाँ से निकलेंगे? सबसे पहले कहाँ निकलते हैं ये मालूम होना चाहिए तुम लोगों को, एस से। तो 2 एस से निकालोगे तो तीसरा कहाँ से निकालोगे? 8d 3d से, तो 7 बचेगा। तो 3d7 को कैसे फिल करते हो आप? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बचे अनपेयर्ड गर्व? 3। ओके मैम। कर लोगे इस टाइप से सवाल? अब मैंने 3 तो 4 तो तुम्हें यहाँ करा दिए, 4 5 मैंने तुम्हें असाइनमेंट में डाले हैं, तो तुम खुद सोच लो कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे पेपर में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। डालो हेडिंग। कलर क्यों आता है? अगेन मैं यही बता रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा। जो आपके ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस वो कलर्ड होते हैं। कलर क्यों आता है? कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। आप लोगों को ये तो पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा और जब वो वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, तब कलर शो करता है, ये तो मालूम है ना तुम लोगों को पहले से। तो अब Yes, वो ma'am. क्या है, अगर मान लो मेरे पास T1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हालांकि मैं फिर बोल रही हूँ तुम लोगों को, जो ये डी ट्रांजिशन होता है वो इन द प्रेजेंस लिगेंड होता है, लिगेंड की प्रेजेंस में होता है। अब लिगेंड मैंने बताया ही नहीं रखे तुम लोगों को, तो फिर लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है ऐसे। तो यहाँ से क्या होता है, D1 है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा किसी वेव, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा हाईयर स्टेट में जाएगा, वापस आएगा तो एमिट करेगा रेडिएशन को विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से कलर आता है। ठीक है, तो कलर किसकी वजह से आ रहा है मेरा बेटा? डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। अब जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जैसे जिंक +2 T10 होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम +3 D0, कॉपर +1 D10, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, तीनों के तीनों कलरलेस होंगे। क्या होंगे? कलरलेस होंगे। ठीक है, बोलो। यानी कि सिंपल भाषा में बता देती हूँ मैं, अगर जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे कलर आ जाएगा, जहां पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है या फुल्ली फिल्ड है वहां पे क्या नहीं होगा, कलर नहीं आएगा। और ये बात जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो वहां पे एक्सेप्शंस भी बताऊंगी। वहां पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद भी कुछ आपके कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। कौन सा कलर आएगा अभी बता देती हूँ बेटा, अभी बताओ। ठीक है, देखो मेरा बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन मान लो लेट्स से
ये टाइटेनियम +3 का एग्जांपल ले लेती हूँ क्योंकि उसमें D1 होता है। तो जब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करता है, वैसे ये येलो कलर की वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब करेगा। मैम हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें याद ही नहीं करना है कौन से कलर की करेगा, तो मुझे याद है तो मैं बता रही हूँ। येलो कलर की वेवलेंथ ये ऑब्जॉर्ब करेगा, और जो कलर ये दिखाएगा ना, वो कौन सा कलर होगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा जो इसने एब्जॉर्ब किया, मतलब येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा। मैम अब हमें कैसे पता चलेगा कौन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है? तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक व्हील बनवा रही हूँ, सर्कुलर व्हील बना लो सारे बच्चे। कोऑर्डिनेशन में भी बनवाऊंगी, यहाँ पे भी बनवा रही हूँ। हम इसमें से एक हट जाता है ना। हाँ इंडिगो, विबग्योर होता है ना तुम्हारा, इसमें हम इंडिगो नहीं लेते बेटा। एक बार बना लो, ये ऐसे ही बनाना, विबग्योर, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? तो अब ये देखो, वॉयलेट के सामने कौन है? ग्रीन, ओ सॉरी येलो। तो अगर इसने येलो कलर एब्जॉर्ब किया है तो दिखाएगा कौन सा कलर? वॉयलेट। इसलिए जो टाइटेनियम के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें टाइटेनियम +3 में होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वॉयलेट के सामने ना इंडिगो हम सर्कुलर व्हील में नहीं लेते हैं क्योंकि एक सिखाने का तरीका होता है। तो जनरली हम इन वाले कलर्स की बात करेंगे, वॉयलेट, ब्लू, क्योंकि यही वाले मोस्टली वो कलर्स हैं जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स दिखाते हैं। दैट इज व्हाई इंडिगो नहीं लिया बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्लू के सामने क्या आ जाता है? ऑरेंज। और रेड के सामने क्या आ जाएगा बेटा? ग्रीन। कहाँ लिखूं मैं? नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, नहीं रेनबो से वो हटा दो, इंडिगो वाला, मतलब इसमें से हटा दो। ठीक है, तो वॉयलेट के सामने येलो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। बेटा ये आप लोगों को नहीं पता चल सकता कौन सा एब्जॉर्ब करेगा कौन सा नहीं, वो एग्जामिनर आपको बताएगा। ठीक है, अब आप निकालते हैं फिर से बोलो बेटा। मैम, वेवलेंथ की हेल्प से नहीं निकालते हम। देखो ना, यही तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि अगर वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन से वाले कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है? येलो वाले कलर की। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं बोलूं भाई 700 नैनोमीटर की कर रहा है, तुम बता पाओगे क्या कलर? नहीं बता पाओगे। तो ये आप एग्जामिनर पे छोड़ दो, जैसे वो सवाल बनाएगा तो मैं मालूम पड़ जाएगा कि कौन से कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है। और पहली बात है क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं वैसे ऐसे। चलिए, तो यानी कि ये तो मेरे को याद था इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि टाइटेनियम +3, अगर टाइटेनियम +3 में है तो येलो वॉयलेट कलर का होता है क्योंकि वो येलो रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा होगा। अब तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम कोई वेवलेंथ थोड़ी ना रट के बैठोगी, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग ये कलर होगा। ये तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे ही नहीं याद, तुम क्या करोगे? मुझे खुद ही 2-4 के याद है। आज ठीक है, ये देख रहे हो तुम, टेबल देख रहे हो एनसीईआरटी की कि मैम ये सारे कलर याद करने हैं क्या? आंसर इज नो। जो मैं बोलूंगी सिर्फ वही याद करना है तुम लोगों को। ठीक है, चलिए आइए। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं? पहला तो देखो, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4 और जिंक +2 कलरलेस है। क्या ये हो जाएगा तुम? ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ यस। हाँ, ये समझ में आ जाएगा ना, बिकॉज 0 अनपेयर्ड है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, टाइटेनियम +3 का कलर होता है पर्पल, वॉयलेट पर्पल। ठीक है, कई कई बुक्स में वॉयलेट भी लिखा होता है, कई कई बुक्स में पर्पल भी लिखा होता है। ठीक है, अच्छा एक ये याद रखोगे। उसके अलावा तुम लोग याद रखोगे, जो जनरली बोल रही हूँ मैं, जो D2 और D8 वाले होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्या बोला मैंने? क्योंकि तुम ऐसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज तो तुम्हें नहीं है ना पता, वेवलेंथ के इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कलर होगा, तो इसलिए मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। D2 और D8 10 में से माइनस कर देना। D8 इनके जनरली कलर क्या है?
ग्रीन होते हैं। जैसे इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे देखो निकल +2 ग्रीन है, कैन यू सी दैट? D8 होता है। वेनेडियम +3 ग्रीन है, वेनेडियम +3 के पास स्कैंडियम तेरी विदाई 3D2 होता है, तो ये ग्रीन। ठीक है, हालांकि आयरन +2 भी ग्रीन है, लेकिन मैं वो आपको इसलिए याद नहीं करा रही क्योंकि मैंने बताया D2 D8 का। ठीक है जी, बोलो। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, जो D1 और D9 ये होते हैं ब्लू कलर के। बेटा ब्लूइश पिंक कलर होता है, इसलिए लिखा हुआ है ब्लू पिंक। ब्लू होता है, जैसे इधर आना, कॉपर +2 में D9 होता है, देखो ब्लू कलर है, ये तो सबको याद भी होगा ना, कॉपर +2 यस मैम। क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये तो वैसे मेरे बच्चों को याद भी होगा। D9 आ जाओ, D9 है क्या कोई यहाँ पे? अच्छा D9 होगा। D1 D1 कौन सा इसमें से? टाइटेनियम वाला तो छोड़ दो क्योंकि वो मैंने याद ही कराया। और किसी में है D1 जहाँ पे ब्लू कलर हो? मैम V4+, वहाँ पे V+4 है। मैम फोर्थ। मैम वेनेडियम मैम 4th। अच्छा हाँ, ये रहा। ठीक है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें कितने के बता दिए? 2 5 कलर बता दिए तुम्हें। इसमें से सबसे ज्यादा जो पेपर में आ चुका है 3 बार, वो है निकल का। निकल का पूछ चुके हैं तो तुमसे। ठीक है, और बाकी तुम्हें जैसे तुम मेरे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे धीरे धीरे और भी याद हो जाएंगे तुम्हें, बट अभी के लिए यही याद रख लो बस। ठीक है जी, चलिए। ओके, आगे चलते हैं मेरा बेटा। तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या सिखाया है? मैंने अभी तक आप लोगों को एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट सिखा दिया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, μ=N/N+2 बोहर मैग्नेटोन। अगर आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा, डायमैग्नेटिक में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं देखे गए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम्हें ये पता चल जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो तुम इस वाली ट्रिक से बोल दो या जो भी बोल दो, तुम निकाल सकते हो कि कितना उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए, उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया D1 से लेकर D5 में कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम देखने को मिली, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन D6 और D9 मतलब D6 से लेकर D9 तक देखने को मिला है कुछ चेंज, कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो ज्यादा देखने को मिली कैलकुलेटेड वैल्यू से। ठीक है, तो हमने कुछ सवाल कर लिए। उसके बाद हमने देखा कलर्ड आयंस। तो कलर क्यों आता है मेन, वैसे मैं आपको कोऑर्डिनेशन में कराऊंगी। अभी आप ये ध्यान रख सकते हो कि डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। तो आप लोगों को अगर ये पता रहेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप बता सकते हो हाँ मैम ये कलर शो करेगा। कौन सा कलर शो करेगा आप सबका नहीं याद कर सकते हो, तो जो मैंने मेन चीजें बताई हैं, आपका D2 D8 ग्रीन होगा, D1 D9 ब्लू होगा, टाइटेनियम +3 पर्पल होगा, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या होंगे? कलरलेस होंगे। मैम फेरोमैग्नेटिक होने के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए? फिर से बोलो क्या? मैम फेरोमैग्नेटिक होने के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए डायपोल मोमेंट की? है फेरोमैग्नेटिक के लिए? ये क्या पूछ रहे हो? जितना ज्यादा आपके जैसे अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक की मैम अल्टीमेट फॉर्म है ना वो, हाँ, तो मैम उसके लिए मैम वो होने के लिए कितनी वो होनी चाहिए? मैंने बोला ये करने के लिए तुम्हें। पैरामैग्नेटिज्म एक्सट्रीम केस है। पैरामैग्नेट मतलब जब बहुत ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उस केस में पैरामैग्नेटिज्म को वो फेरोमैग्नेटिज्म भी बोल रहे हैं। आपको दो चीजों, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक वाली कैटेगरी में डालो, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक वाली कैटेगरी में डालो, बस एज सिंपल एज दैट। कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें अभी तक आप लोगों को पढ़नी है जितनी मैंने बताई है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, नाम से पढ़े हैं आपने, सुना है कभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में? नाम आप लोगों को कुछ चीजें पूछो जो कभी 100 साल पहले भी नहीं पूछी गई। आओ इधर आओ। देखो, अभी तक मैंने तुम लोगों को ये बताया था ना कि मेटल का लैटिस होता है ना, बताया था ना मैंने, ऐसी चीजें तुम लोगों के साथ डिस्कस की हैं। मेटल की लैटिस होते हैं जिसमें मेटल होता है, जब मैं तुम्हें मेटलिक बॉन्डिंग बता रही थी, है ना। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? मान लो ये किसी मेटल का लैटिस है, किसी का भी ले लो, मान लो क्रोमियम का मैं ले लेती हूँ। तो क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में? जो ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, वैसे तो आपके क्या होते हैं, एटम्स ऐसे जुड़े होते हैं, तो बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो इन स्पेस में क्या होता है मेरा बेटा, छोटे छोटे जो मेटल हैं वो आके बैठ जाते हैं, छोटे छोटे मेटल आके बैठ जाते। कौन कौन हो सकता है? नॉन मेटल भी हो सकता है वो, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन। ये बहुत छोटे छोटे हैं, अगर उनको जगह दिखेगी मेटल लैटिस में वो घुस सकते हैं, मतलब ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये ट्रैप हो जाते हैं तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? वो प्योर मेटल नहीं रहा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? अब उसके अंदर कुछ छोटे छोटे बंदे घुस गए हैं, ट्रैप हो चुके हैं, और ट्रैप होने के बाद जो बना है उस कंपाउंड को हम क्या नाम दे रहे हैं मेरा बेटा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रही हूँ? इंटरस्टिशियल। अब ये मैं फिर बोल रही हूँ, जेई नीट में यहाँ से सवाल आता है, जेई में सवाल बहुत कम आता है। आपके एनसीईआरटी में 5-5 लाइनों में इसको खत्म किया हुआ है, आप लोगों को भी वैसे ही करना है। आप लोग इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे व्हाइल रिवाइजिंग दिस चैप्टर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेटेलिक लैटिस में छोटे छोटे या हाइड्रोजन या कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, आपको यही एग्जांपल याद करने हैं जो 4 मैंने बताए हैं। अगर ये ट्रैप हो जाते हैं इन खाली जगह में, तो जो कंपाउंड्स आपके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। यस नहीं रहता है मेरा बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाते हैं। अब बात आती है जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बने हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ लाइन बोलता है जो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, समझा देती हूँ उसका मतलब क्या है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, इसके साथ तुम बोरोन भी ऐड कर लो, बोरोन, are trapped inside the crystal lattice of metal। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं they are usually non stoichiometry। what does this mean? non stoichiometry मतलब सिंपल रेशियो में ये प्रेजेंट नहीं है, ना ये आयनिक होते हैं ना कोवेलेंट होते हैं। मतलब जो आपका मेटेलिक लैटिस है वो, और जो छोटे छोटे एटम उसमें घूम गए हैं, मतलब जो घुस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, उनके बीच उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, ना उनमें कोई आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है, ना ही कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। किस टाइप से देखने को मिलते हैं? इधर आओ। कुछ नहीं है उनके बीच में, कुछ नहीं हो रहा, वो बस जाके बैठ गए हैं। ठीक है, देखो जैसे टाइटेनियम का कार्बाइड दिख रहा है आपको, TiC, Mn4n, Fe3H, कैन यू सी दैट? VH.56। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? सिंपल रेशो में नहीं है। अगर मान लो मैं इसकी बात करूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अगर मान लो तुम्हारे टाइटेनियम 100 है, 100 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 170। बोलो, बोल सकते हो ऐसे मैं समझाने के लिए। अगर टाइटेनियम 100 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 170। मतलब ये सिंपल रेशियो में नहीं है, नॉन स्टोशियोमेट्री रेशियो है इनका, एक चीज हो। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं जो ये, बस ये आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर वो आपको कहते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो पहली चीज, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आपके बने हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तुम सोचो ऐसा क्यों? आओ इधर। जब आपका प्योर मेटल का मेटेलिक लैटिस था तो जुड़े हुए थे मेटल, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस था, है ना।
लेकिन जैसे ही छोटे छोटे एटम उसमें घुस गए, मान लो कार्बन घुस गया, नाइट्रोजन घुस गया, तो जो खाली जगह थी वो भी क्या हो चुकी है, अब भर चुकी है। मतलब वो और ज्यादा क्या हो चुका है, हार्ड हो चुका है। ठीक है, हार्ड हो चुका है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है, ज्यादा है प्योर मेटल से। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट वो बोलता है कि दे आर वेरी हार्ड, अगेन आई एम सेइंग दिस वर्ड, दे आर वेरी हार्ड, और सम बोराइड्स, बोराइड्स मतलब जब आपके मेटेलिक लैटिस में अगर मान लो बोरोन है तो उसको बोराइड बोला गया है, और कई बार उसकी हार्डनेस को किससे कंपेयर किया गया है, डायमंड की हार्डनेस से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तीसरा कोई रिश्ता नहीं होता उनके बीच में, क्या नाम है, गर्व, बस वो खाली स्पेस में आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखो, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मतलब क्योंकि मेटेलिक लैटिस में मैंने तुम्हें बोला था इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बताया था मैंने। तो वो प्योर मेटल के केस में भी, और जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में भी आप लोगों के जो ये छोटे छोटे एटम बैठ रहे हैं, तो भी उसमें क्या रहने वाली है, मेटेलिक कंडक्टिविटी रहेगी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दे आर केमिकली इनर्ट, मतलब अगर आप चाहते हो कि उनकी रिएक्शन हो सके तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बेटा जो खाली स्पेस है वो तो भर रहा है, अगर ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो अंदर तक जानी चाहिए ना वो चीज, वो तो बेचारी यहाँ पे टच करके ही रह जाएगी। आप समझ रहे हो, अगर आप किसी के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो जगह भी तो होनी चाहिए रिएक्ट करने के लिए, ऐसी थोड़ी ना कर लेगी। दैट इज वाई जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है वो क्या है मेरा बेटा, केमिकली इनर्ट है। जितना मेरे से हो सका मैंने इन पॉइंट्स को समझा दिया, अब ताकि आपको याद रहे, आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़े, बस आपको ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, दैट्स इट, खत्म कहानी, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, पहला पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट, किससे, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। दूसरा हार्ड होंगे, और कुछ बोराइड्स का उन्होंने हार्डनेस कंपेयर किया डायमंड से, मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखेंगे, और लास्ट वाला पॉइंट है केमिकल इनर्ट। उसके अलावा और तुम ध्यान रख सकते हो कि नॉन स्टोइचियोमेट्री रेशो में होंगे, मतलब सिंपल रेशो में ये नहीं होंगे, दैट्स इट। ये भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, तुम्हारे स्कूल में जरूर पूछ सकते हैं 2 नंबर में या 3 नंबर में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो तुम 2 एग्जाम्पल अपने पेपर में लिख के आ जाना, और उसकी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाना, 3 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे वहां पे। ठीक बात है। मैम एक बार ये थर्ड वाला पॉइंट बता देना दोबारा। मेटेलिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो जब मैं तुम्हें मेटेलिक लैटिस बता रही थी मेरा बेटा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डीलोकलाइज कर रहे हैं, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, ये बताया था। तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड में भी, ठीक है, तो इसकी वजह से मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनने के बाद। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। हो गया, अब तुम्हें और ज्यादा घुसना है इस चीज में जो कि काम का नहीं है। आप लोग घुसने को तो बता कितनी चीजों में जा सकते हो, कोई एंड ही नहीं होता चीजों का। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मैं पानी पी लेती हूँ। अपनी क्लास कब तक होती है, 10:15 तक ना? यस मैम। हाँ ठीक है। अरे यार बहुत टाइम लग गया इसमें बताने में। मैं सोचती हूँ कई बार 5 मिनट की चीज है। हाँ मतलब मेरे को जनरली जो मैं कवर करवा देती हूँ 5 मिनट का ही है बेसिकली, वो लग जाते हैं ज्यादा देर। आ जाओ इधर। उसके बाद है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, थोड़ा सा बता देती हूँ फिर मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगी। देखो कैटालिटिक का मतलब क्या होगा कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल आयंस है वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्यों मैम कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। देखो रीजन क्या है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही है क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं
वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाती हूँ। जैसे मान लो लेट्स से आयरन +3 है, ठीक है। अगर वो किसी के साथ मान लो रिएक्ट कर रहा है ना, रिएक्ट करके मान लो वो आयरन +2 में चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक एग्जांपल दे दी है ना, क्योंकि आयरन की आपको पता है +2 भी होती है +3 भी। फिर वो किसी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना के वापस आयरन +3 में वो निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आयरन +3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है मेरा बेटा, कैटलिस्ट की तरह, कि उसने अपना काम किया और निकल गया रास्ते से। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर ये आयरन +2 में चेंज नहीं हो पाता तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती क्या, नहीं हो पाती। मतलब जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने का जो मेन रीजन भी है वो यही है कि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर पाते हैं। ठीक है, अब मैम इसमें एग्जांपल्स भी हैं, हाँ देखो एग्जांपल्स भी करवाने हैं मेरे को। एक तो ये है, दूसरा पॉइंट एक बार पढ़ लेना तुम लोग, कुछ ज्यादा खास है नहीं। वो बोल रहे हैं कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस, जो आपका कैटालिटिक सरफेस है उस पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे जो एड्सॉर्ब होंगे, ठीक है, होगा क्या, जो कैटालिटिक सरफेस है, मतलब कोई भी आपका जो ट्रांजिशन मेटल है जो बिहेव कर रहा है कैटलिस्ट की तरह, वो क्या करेगा, उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, है ना। और जो आपस में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके बॉन्ड वीक होंगे, ऐसी तो होता है ना, बॉन्ड बनते हैं बॉन्ड टूटते हैं, यस और नो। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसके क्या होंगे, बॉन्ड वीक होंगे, और अगर बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, यस और नो, कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। तो एक ये भी एक रीजन एनसीईआरटी वालों ने लिख रखा है बस, ठीक है। उसके अलावा मेन यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम्पल, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। लिखना एक बार एग्जाम्पल लिखो, एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है, लिखो। एक तो आपने सुना होगा हैबर प्रोसेस, सुना है? यस मैम। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है एकदम से, अगर आप सोचो कि ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होता। रीजन क्या है, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2। आपको पता है ना N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है, और कैटलिस्ट, आपको कैटलिस्ट का ही नाम याद रखना है, आयरन आप यूज करते हो, ठीक है जी, पहला बस। दूसरा V2O5, V2O5 को हम यूज करते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस में। कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम H2SO4 बनाते हैं। इसमें जो पहला, आपको ये याद नहीं रखना कि रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है, आपको सिर्फ कैटलिस्ट के नाम याद रखने कि कहाँ पे यूज हो रहे हैं, दैट्स इट। जैसे मैं बता देती हूँ, SO2 जब आपका कन्वर्ट होता है O2 के साथ रिएक्ट करके, तो अगर आप बोलोगे कि रिएक्शन ऐसी हो जाएगी क्या ऑर्डिनरी कंडीशन पे, तो नहीं होती है। आपको कैटलिस्ट लेना पड़ता है रिएक्शन को करवाने के लिए। वो कैटलिस्ट क्या होता है, यही वेनेडियम ऑक्साइड ही होता है। तो ये SO3 में चेंज होता है, फिर आपस बाद में वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनता है। V2O5 कहाँ यूज हो रहा है और आयरन कहाँ यूज हो रहा है, ये आपको लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बोलो, एक और होता है तीसरा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। यही सेम मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाऊंगी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट मैम ये क्या होता है, ये होता है बेटा TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या काम करता है, इथीन से पॉलीथीन की फॉर्मेशन करता है। इथीन क्या होता है, ये होता है, अगर मान लो मैं इसके कितने भी ले लूं मॉलिक्यूल्स, इसको पोलिमराइज करके वो पॉलीथीन में चेंज करता है। तो उसके लिए जो यूज होता है कैटलिस्ट, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब पेपर में ये नहीं आएगा, ये रिएक्शन नहीं आएगी तुम्हारी, सिर्फ ये पूछेगा बताओ इनमें से जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा है,
तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, जल्दी लिखो, एक और कराना है मेरे को। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक और, मेरे पास स्पेस नहीं था इसीलिए। यहाँ पे लिख लो बेटा एक और है MnO2। MnO2 कहाँ काम करता है एज अ कैटलिस्ट? पोटेशियम क्लोरेट को जब तुम्हें चेंज करना होता है O2 में और KCl में, वहां पे यूज होता है MnO2 एज अ कैटलिस्ट। अब इतने ध्यान रखो, बाकी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप लोगों को बता दूंगा। मैम ये इथेनॉल की फॉर्मेशन के लिए भी होता है ना? कहाँ पे? कौन? MnO2। नहीं, आई एम नॉट श्योर, जहां तक मुझे पता है नहीं होता है। इथेनॉल के लिए बेकर प्रोसेस होता है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे आएंगे, नहीं कैटलिस्ट नहीं, वहां तो रिएजेंट्स आएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि तेरा सिर्फ 4 ही है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल, बट यहाँ पे डी ब्लॉक में आप ये 4 ही याद रखो। ठीक है, MnO2 एफ आयरन कहाँ यूज हो रहा है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और एक ये मेरी तरफ से इस पे 5 स्टार लगा लो, और ये भी लिख लो, JEE 2026 में आएगा ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन तुम्हें दे रखी है, वहां पे Rn+3 कैटेलाइज कर रहा है रिएक्शन को। यहाँ पे देख पा रहे हो ये रिएक्शन में है क्या? I नेगेटिव। ये याद है क्या था? किसी को याद है ये क्या था? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, याद है क्या? यस मैम। H2S2O8। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये खुद तो रिड्यूस हो गया +6 में, और ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया I नेगेटिव टू I2, -1 से 0। तो बेसिकली ये रिएक्शन को कैटेलाइज कौन कर रहा है? Rn+3। तो Rn+3 क्या करता है? पहले खुद तो रिड्यूस हो जाता है Rn+2 में, और I नेगेटिव को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज में। ये ध्यान रखना है, हाँ जी याद रखना है। फिर उसके बाद जो Rn2+ बना, वो इसके साथ परऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करके खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो यानी कि और फिर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे Rn3+ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बोलो, एज अ कैटलिस्ट। बस ये रिएक्शन याद रखनी है। क्या याद करो, इधर आओ, Rn+3 I नेगेटिव, Rn+3 खुद रिड्यूस हो रहा है Fe+2 में, I नेगेटिव I2 में जा रहा है। फिर Fe+2 H2O8 2 नेगेटिव के साथ खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe+3 में, और H2O8 2 नेगेटिव को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये खुद को रिड्यूस कर रहा है सल्फेट में। इसका स्ट्रक्चर भी याद करो, मैंने बनवाया था तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद है तो। याद है क्या प्रिंस? याद आ गया बेटा? यस। 1 2 3 4 5 हो गए क्या? 8? हाँ मैम हो गए। परऑक्सो लिंकेज होती है इसमें, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी? -2 -2 और -4, यहाँ पे -1 +6 नहीं, X -8 +6 कैसे आ गया? रिड्यूस कैसे करेगा फिर उसको? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है। कितने लिखवाई थी इसकी H2O8 2 नेगेटिव की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं देख के बताऊंगी तुम्हें।
अब इस पे ऐसे लिख लो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। बट ये 6 ही लिखवाई थी क्या? यस मैम। यस मैम। एक्स एक्स माइनस, अच्छा ओके, ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, ठीक है। 6 ही आएगी। Yes, ma'am, एक्चुअल में 6 वो is हो रहा है, 6. यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ये ऑक्सो है, पर ऑक्सो लिंकेज है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सीजन मतलब दैट इज व्हाई बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। और ये रिड्यूस क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ से देखो ऑक्सीजन कम हो गया ना, क्योंकि रिडक्शन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है ना। कैन यू सी दैट? यहाँ पे S2A 2 नेगेटिव है, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन यू कैन से कि H2OA 2 नेगेटिव उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी। ये वाला अब मैं तुम्हें कराऊंगी कल, क्योंकि अब मुझे कराना है पीरियोडिक टेबल के सवाल, ठीक है। ये बहुत आसान है, एक बार पढ़ भी सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को एक बार कल बता दूंगी, कुछ है नहीं खास इसमें, बहुत ज्यादा नहीं है कुछ खास, ये भी कल बताना है मेरे को। अब आ जाओ इस पे, चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारी आज की क्लास का। ट्राई करना सारे बच्चे। बाकी अपन कल नहीं है ना, परसों करेंगे हम, अभी ये जरूरी है थोड़ा। करो बच्चों। हैंड रेस कर, अच्छा हो गया क्या जिन्होंने हैंड रेस किया है? अच्छा ओके। और जिसको जो भी सवाल पूछना है, जो भी पढ़ा है, वो रुक जाना क्लास के बाद में। 9 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है। हर्षित आप बताओ, हर्षित। अंजलि आप बताओ। मैम ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। बी एंड सी। तो आपसे बोला है प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल गैसेस एटम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नहीं, डिपेंड करता है नेचर के एलिमेंट का। अब नाइट्रोजन लोगे वो थोड़ी ना एक्सोथर्मिक होगा। पहला वाला गलत, तो ए गलत है, हटाओ। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी के केस में वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा, दिस इज करेक्ट, तो बी ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की कम होती है, हाँ, क्योंकि बेरिलियम में क्या होता है? पेनिट्रेशन पावर एस की ज्यादा होती है, तो बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन 2.5 इन CH4, नहीं, CCl4 में, क्योंकि क्लोरीन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH4 में और CCl4 में 2.5 नहीं होगी, डिफरेंस होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो डी गलत है। लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग एलिमेंट, नहीं, सीजियम इज द मोस्ट। अगर तुम फ्रोंशियम को हटा देते हो विच इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो आंसर आएगा ये, वेरी गुड। जिसने ये सोचा था +4 नंबर दो, जिसने नहीं सोचा कुछ भी -1, और जिसने किया ही नहीं है तो 0 नंबर। नेक्स्ट, ये वाला करिए। गौरव है ना क्लास में? यस मैम। सिमरन, ये जिन्होंने हैंड रेस किया है कि सबका हो गया क्या? कृतिका आपका भी हो गया? समीर बताना।
समीर, सक्षम, आंसर नहीं बताना यहाँ पे चैट में। सक्षम, सिमरन, मैम सी ऑप्शन। आयनिक रेडियस में इरेगुलरिटी, अच्छा सी ऑप्शन, अच्छा हाँ ठीक है, बी ओनली आएगा। कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज, आयनिक रेडियस इंक्रीज, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। सिर्फ इसमें नहीं होता ट्रेंड, क्यों? क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी कि बी ओनली। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बेटा मैं चाहती हूँ कम से कम 20-25 बच्चे तो हैंड रेस करो। प्रिंस खोजान आप बताएंगे बेटा, प्रिंस खोजान आप बताएंगे, बोलो। गौरव आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है? हाँ गौरव। मैम अभी आपने वो जो पीछे लिखा था उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताई थी ना, वो नीचे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन एनथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है ना। मैग्नीट्यूड पूछा है ना, कितना होता था मेरे को याद, -349 होता है शायद इसका वैल्यू, अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा होता है ना आपका। मैग्नीट्यूड में आपको साइन नहीं कंसिडर करना है, तो फिर आपका दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है बेटा। डी क्यों बोल रहे हो? बी ऑप्शन। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन एनथैल्पी का, ये नहीं गलत करने का तुम लोगों को। हाँ अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एनथैल्पी बोलता ना तो ये गलत माना जाता। अब इसने मैग्नीट्यूड उसने बोला है भाई कि नेगेटिव साइन को मत कंसिडर करो, उसको हटा के देखो। तो अगर वो मान लो ये बोलता है विद नेगेटिव साइन, मतलब विद नेगेटिव मतलब मोस्ट नेगेटिव करके बोलता है तो भी यही ऑर्डर आता। अगर वो बोलता मैग्नीट्यूड तो भी यही ऑर्डर आता। ठीक है, तो क्लोरीन की सब इवन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। चिल्ला चिल्ला के बार बार बता दिया मैंने, भूल जाते हो तुम लोग। ये वाला करो, लास्ट है क्या ये क्वेश्चन? हाँ पांच आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दी हुई है, आपको बताना है ये जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है पेपर में। संदीप आप बताओ। कुछ बच्चे हाथ ही खड़े कर रहे हैं बस, कल से मैं पोल लूंगी। तुम लोग मेरे को ना वो कर देते हो, हैंड रेस करो बट बता नहीं रहे। चैट में डालो क्या होगा। ग्रुप 13, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, आप ये देखो किन दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। 800, 2400, 3600, 3600 के बाद 25,000 सबसे ज्यादा जंप आ रहा है थर्ड और फोर्थ। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उसमें? बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन, और वो किसमें होते हैं? ग्रुप 13।
ठीक है, चलिए। हाँ यस मैम। ठीक है, अगली बार कौन सा करोगे चैप्टर? चैट बॉक्स में बता सकते मैम हो। सॉल्यूशन थर्मो सबने नहीं पढ़ा हुआ ना, सिर्फ 5